Hello, all my dear students. This is Harish Khanar and I welcome you all to Utkarsh Law Classes. This is your master for current affairs and GK. और हम लोग पुराने पेपर्स का एनालिसिस क्यों कर रहे हैं आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। 2020 का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। भले ही वो टॉपिक्स आज रिलेटेबल नहीं हो, भले ही वो टॉपिक्स आज प्रासंगिक नहीं हो, लेकिन आज हमारे लिए वो जरूरतमंद इसलिए बन जाता है, जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि इन टॉपिक से हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि कहाँ से ये पैसेजेस लिए गए थे, या फिर इन पैसेजेस का जो स्कोप है वो कितना था, जो स्पेक्ट्रम है वो कितना था, क्या ये ब्रॉडर व्यू को सामने रखता था, क्या ये छोटे व्यू में देखता था, इसकी नजर कैसी थी, कहाँ तक ये खुद को खींच कर लेकर जाते थे, या किस दूरी तक हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंसोर्शियम के द्वारा। ये सब चीजें जो है हम लोग कवर करते हैं पुराने पेपर्स को एक बार हम जब एनालाइज करते हैं उस वक्त। तो आप लोग इसके पहले भी हमने एक 2020 का एनालिसिस हम लोगों ने किया हुआ है। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पर जो क्वेश्चंस है उनका पैसेज से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। डेटा के मामले में, रिलेवेंस के मामले में तो वो पैसे से रिलेट करते ही है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टॉपिक सिंपल है, टॉपिक सेम है, तो उसी टॉपिक से आपको सवाल पूछे जाएंगे और यही बेसिक लॉजिक है इन सवालों के पूछे जाने के पीछे। ठीक है, हम लोग पैसेजेस को देखेंगे, एनालाइज करेंगे। अगर मैं कंपैरिजन आप मेरे से पूछे तो मैं कंपैरिजन की बात बता दूं तो 2020 और 2021 दो पैटर्न हमें देखने को मिले हैं, 2020 और 2021। इन दोनों पैटर्न्स में से सीधा सीधा अगर पूछा जाता है कि भाई कौन सा कैसा था, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट, यानी कि इसको मैं डी करार में डालूंगा, और ये थोड़ा इजी। ठीक है, तो अब इसमें भी एक लेवल होता है। ठीक है, ये था मीडियम टू डिफिकल्ट, ठीक है, ये था इजी टू मीडियम। तो ये चीजें जो है ये आपको फोकस करवाती है कि आने वाले समय में आपको कैसे काम करना है, अपने क्या बेसिस रहना चाहिए आपकी पढ़ाई का। ठीक है, एंड टाइम पे या अब आने वाले दिनों में आपके जब 2 या 3 महीने एग्जामिनेशन के लिए बचे हुए हैं, तब हमें ये एनालिसिस हम लोग ये जो कर रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस दैट वी आर एनालाइजिंग द पेपर्स ऑन दिस फ्रंट अब कर रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ा वजह यही है कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताता आया हूं मैं कि हम लोग जनरली इन चीजों को करके भूल जाएंगे आप, और उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है ये याद नहीं रखेंगे। आप ऑब्वियसली पढ़ने वाली चीज पर फोकस करना छोड़ देंगे, वगैरह वगैरह ऐसी चीजें होती रहेगी। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू डू दिस, आई वॉन्ट यू टू डू वॉट, आप पढ़ लीजिए और उसके बाद में यू कैन फोकस कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए और इस बार उसमें से क्या सवाल आने की संभावनाएं हैं। जनरली ऐसी चीजें गेस गेम होती हैं, हम लोग भी कहते हैं एलिमिनेशन गेम होती है। देयर इज नो बडी हु कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन बाय व्हाट लेवल यू आर कमिंग फॉर, है ना। तो उस लेवल पे आप सारे सवाल आंसर नहीं कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं, एंड एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम योर सेल्फ इज अ बैड हैबिट एज वेल। आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं सो आप थोड़ा पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाते हैं वहां पर, ये सोचते हुए कि अरे यार अगर मुझे इसके जवाब नहीं आ रहा है तो मुझे आगे आने वाली चीजों का भी जवाब नहीं आएगा, वगैरह वगैरह। तो ये नहीं हो, इन सारी चीज़ों पे हम फोकस नहीं करें, जो हमारे लिए जरूरी है उस पर फोकस करें, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एनालिसिस करने की सोची हुई है। मूविंग ऑन, हम पैसेजेस को नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सीधा क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनमें से इस बार क्या रिलेट किया जा सकता है, उनसे क्या सच में इस बार कोई क्वेश्चन वापस से रिपीट हो सकता है, या इस बार वैसे कौन से टॉपिक है जो हमने पढ़े हुए हैं, तो आपको इजी अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, 2020 में भी वही टॉपिक्स है और वही रिलेशन भी इस बार निकल के आने वाला है, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आपके लिए समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत इजी से टॉपिक है, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। आगे बढ़कर देखते हैं क्या कहता है पैसेज। मेन चीजों को आप अंडरलाइन करते चलिएगा तो आपको पैसेज का क्रक्स समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू रीड द पैसेज, बट इट्स नेसेसरी एज वेल दैट यू एटलीस्ट रीड द पैसेज फॉर कॉम्प्रहेंशन। ये कॉम्प्रहेंशन के सवाल इसमें से नहीं पूछे जा रहे भैया लोग, तो ये आपको ध्यान देना है कि कॉम्प्रहेंशन तो नहीं करना है, हमें करना क्या है, हमें उन सवालों को एनालाइज करना है कि क्या ये इस पैसेज से किस प्रकार का संबंध रखते हैं। इसलिए पैसेज में इंपॉर्टेंट चीजें जानना बड़ा जरूरी है, जैसे कि यहां पर अप्रैल 2020 हमें देख लिया, जानना जरूरी था। ठीक है, अगली चीज क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी। अब हम इतना तो समझ सकते हैं कि 2020 और एलएसी ये दो चीजें जो रिलेट हो रही है, इससे हमें ये समझ में आएगा कि ये किस पे बेस, इसका जो बेस है ये कहां पर बेसिस इसका उठकर आ रहा है। अगली चीज यहां पर क्या, स्टैंड ऑफ है, यानी कि स्टैंड ऑफ हमें देखने को मिलने वाला है, स्टैंड ऑफ के ऊपर सवाल देखने को मिल सकते हैं। वी कैन एक्सपेक्ट इंडियन टेरिटरी की बात की जा रही है, डिफेंस की बात की जा रही है, इस प्रकार की चीजें जब हमें दिखती है तो हम लोग जानते हैं कि सवाल किस बेसिस पे आ सकते हैं। ऐसे ही मेन पॉइंट अगर हम देखते हैं, मिलिट्री टॉक्स की बात हो रही है तो राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स भी पूछे जा सकते थे, कितने राउंड्स हुए हैं। ठीक है, इस बार अगर ऐसा कोई आता है सवाल, है ना, ट्रैंक्विलिटी के बारे में बात की जा रही है, बॉर्डर, डिसएंगेजमेंट, एंगेजमेंट, फॉलोइंग, डेप्थ, पॉइंट्स की बात की जा रही है, राइट, विल बी आस्क्ड अबाउट पॉइंट्स एज वेल। एंड नाउ वी कम टू क्वेश्चंस। क्या पूछा, आउट ऑफ ऑल दिस डेटा कंसोर्शियम डिसाइडेड टू आस्क यू द एग्जैक्ट डेट ऑफ द स्टैंड ऑफ। आपको ये पूछना चाह रहा है कंसोर्शियम की एग्जैक्ट डेट बताओ भैया, तो आपको पता होना चाहिए कि जून 15-16 2020 को ये स्टैंड ऑफ हुआ था। ठीक है, गलवान में हुआ था, ये भी आपको पता है, क्योंकि ये तो सबसे बेसिक पॉइंट है कि गलवान में हुआ था। ठीक है, लद्दाख, चुशूल, ये सब नाम आपने सुने हुए थे। ठीक है, चुशूल, है ना। तो अब इवन जब हम आज से उसको रिलेट करते हैं, मैंने आपको बताया था पी फबाओ, ये रिलेशन में निकल के आता है, ये सब चीजें हैं।
तो जब ये सारे नाम हमें पता है तो नाउ इट्स इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ पैसेजेस। तब ऑब्वियसली नहीं होता, क्योंकि आज हमें जवाब पता है, सब कुछ पता है, तो आज हमें ये बोलना आसान है, लेकिन रिलेट कर पाना उससे भी ज्यादा आसान है, तो इसलिए वो हम जरूर करेंगे। हम कहते हैं कि ओके 20 इंडियन सोल्जर्स डेथ हुई, ओके इसका ऑफिशियल आंकड़ा 20 है बच्चे लोग, ठीक है। तो इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है कि जो ऑफिशियल आंकड़ा है द सोल्जर्स वर डेड, इनका आंकड़ा जो है वो 20 है, ऑफिशियल आंकड़ा आया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन एजेंसी एक उन्होंने रिसर्च करके बाद में अभी अपनी रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि चाइना की तरफ से भी 40 से ज्यादा सोल्जर्स की डेथ हुई थी, ठीक है। और वहां से जो बच के गया क्वी फबाओ, उन्हीं को टॉर्च बेरर बनाया गया था चाइना के द्वारा। ये उन्हीं का कमांडर है, एक चाइनीज कमांडर है जो गलवान में पोस्टेड था 2020 के स्क्रिमेशेस और स्टैंड ऑफ के बीच में। अगली चीज, हमें डायरेक्टली डेट पता होनी चाहिए थी, सो दैट नाउ यू नो कि आपको एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए अगर वो इंडिया के रिलेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये, इसलिए जरूरी पता होना। अगली चीज, गलवान वैली, यस क्या है सवाल, क्या है हमारे लिए सिंपल कि ये वायलेंट क्लैशेस कहां पर हुए थे भैया, चाइनीज सोल्जर और भारत के बीच में। कैजुअलिटीज भी देखने को मिली थी, बोथ साइड कैजुअलिटी हुई थी, ये हुआ था गलवान वैली में, ये अभी हम लोगों ने बात कर दी। अब एक और चीज है यहां पर जानने जैसी कि भारत और चाइना के बॉर्डर के बारे में जो बेसिक जानकारी है, जैसे कि भारत चाइना के बॉर्डर के बीच में 47 साल से, पिछले 47 ईयर्स से साइलेंस था, यानी कि छोटी मोटी हरकतें होती रहती थी कंस्ट्रक्शन को लेकर, या फिर उसको लेकर कोई विवाद जरूर चलते रहते थे, टॉक्स होते रहते थे, मिलिट्री मीटिंग्स होती रहती थी, लेकिन डायरेक्ट स्कर्मिश या फिर स्टैंड ऑफ जो है वो इस बार पहली बार हमें देखने को मिला है। तो 45 से 47 ईयर्स के बीच में ये दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट वी आर सेइंग दिस, राइट। अगली चीज, तो अब यहां तक तो पता है, गलवान वैली भी पता है। अगला क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, द वायलेंट इंसिडेंट लीडिंग टू डेथ ऑफ सोल्जर्स टुक प्लेस एट, कहां हुआ, पेट्रोल पॉइंट्स दिए गए हैं, वहां पर पेट्रोल पॉइंट्स दिए गए हैं कि इस पेट्रोल पॉइंट तक आप आएंगे, यहां तक आप पेट्रोलिंग करेंगे, यहां से यहां हम पेट्रोलिंग करेंगे, और ये नो मैंस लैंड है, यहां पर कोई भी कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। तो इसका जवाब पर्टिकुलरली हमें पता है कि इसको हमें देखना है कि अच्छा ठीक है चलो भाई इतने है, तो पॉइंट कौन से कितने पॉइंट है, क्या बाद में उसके ट्रीटी में आया, जब हम बैठे तो टॉक्स में क्या निकल के आया, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो नाउ पेट्रोल पॉइंट 14 तक यहां पर हमें ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि 14 तक हमें डायरेक्टली 14 पे हमारे क्लैशेस उनके साथ में देखने को मिले थे। और जनरली हम लोग पेट्रोल पॉइंट बहुत शुरुआत में जो है आंकड़ा, वहां तक हम लोग जाते हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल, ओके डायरेक्ट लेंथ पूछ लिया भैया, ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इन 4 आंकड़ों में से कौन सी लेंथ है हमारी, ठीक है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारा सबसे एक नंबर पर किसके साथ हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं, या जो 7 कंट्रीज है जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं उनके साथ में से किसके साथ हमारे स्टैंड ऑफ्स होते रहते हैं, कहां कहां प्रॉब्लमेटिक है, कहां हमारी बॉर्डर्स पोरस है। जैसे अगर आप समझते हैं कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, हल्का हल्का सा निचली बॉर्डर देख लेते हैं, वहां फेंसिंग वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। चाइना वाली बॉर्डर पे भी हमारे पास बहुत ज्यादा फेंसिंग अवेलेबल है नहीं, ठीक है। पेट्रोलिंग वगैरह होती रहती है, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा नहीं है कि जहां फेंसिंग कराई जा सके, तो प्रॉपर फेंसिंग वहां हम नहीं करा पाते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर जो पंजाब साइड से आती है, जैसलमेर साइड से आती है, वहां ठीक ठाक फेंसिंग हम लोगों ने एडजस्टमेंट फेंसिंग की करके रखी हुई है। तो इसलिए नाउ अफगानिस्तान के साथ भी 70 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा लगता है करीब करीब ऊपर, जो अब फिलहाल एरिया जो ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है, वहां से हम लोग पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी बॉर्डर करते हैं। तो हमारा एरिया है कश्मीर जो है वो हमारा एरिया है, वहां से अफगानिस्तान से भी हम लोग बॉर्डर करते हैं। तो नाउ वी नो कि बॉर्डर्स किस किस प्रकार से, यहाँ कुछ बहुत सारी चीजें मिल गई हमें जानने को, क्या कि बॉर्डर्स पोरस हो सकती है या फिर फेंस्ड हो सकती है, ठीक है। ये 2 चीजें, प्लस सबसे ज्यादा हमारी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बारे में अगर सवाल इतना ऐसा स्टिफ सवाल पूछ रही है तो ये भी पूछा जा ही सकता है। 4096 किलोमीटर की 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत और बांग्लादेश, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर चाइना के साथ में हम लोग कितना बॉर्डर शेयर करते हैं ये भी आपको कंपलसरी पता होना चाहिए, अदरवाइज तो कोई सेंस नहीं है फिर इतना आपने पढ़ा हुआ अगर है तो यहाँ पर आंकड़े ज्यादा पूछे गए थे। 3448 किलोमीटर की बॉर्डर, 488 किलोमीटर की बॉर्डर हम लोग इंडो चाइना बॉर्डर जो है वो कही जाती है। इतनी बड़ी बॉर्डर शेयर करते हैं, दैट्स व्हाई वी नीड अ स्टैंडिंग आर्मी ऑफ एटलीस्ट 12 lakhs, है ना। तो हम लोग काम भी तो उतना करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन से इसमें से कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिजॉल्व्ड बाय द वे ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कौन से क्या तरीके से भैया रेजोल्यूशन हमारे पास निकल के आया था। हम लोगों ने इसका रेजोल्यूशन निकाला ना, टॉक्स हुए, इवन अभी रिसेंटली 14th और 15th मीटिंग्स हुई है, राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं इनके बीच में, है ना, जो कमांडर लेवल के टॉक्स होते हैं, कमांडर लेवल के टॉक्स होते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है या फिर हमारा एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कमांडर और मिलिट्री लेवल के ये टॉक्स होते हैं आपस में इंडिया और चाइना के बीच में। क्या बोला हमने, चाइनीज साइड विल मूव बैक इट्स ट्रूप्स टू ईस्ट ऑफ फिंगर 8 के उधर उस पॉइंट, एंड इंडियन साइड ईस्टर्न साइड, चाइना ऑलरेडी ईस्टर्न साइड में है ना, तो चाइना उस साइड 8 की तरफ और मूव करेगा। उसके बाद में इंडियन साइड विल मूव इट्स ट्रूप्स टू द परमानेंट बेस, हमारा फिंगर 3 के पास में परमानेंट बेस है, सीधा सीधा बेस है, हम वहीं तक पेट्रोलिंग करते हैं और वहीं तक हमारा अधिकार क्षेत्र भी है। बोथ साइड शाल डिमोलिश स्ट्रक्चर, यानी कि ये मेन मुद्दे की जड़ तक पहुंचाता है, रूट ये है ये इसका, ठीक है,
कि चाइना और इंडिया दोनों भी वहां पर रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस विलेजेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं कि वहां जाके आप अपने रहने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। चाइना ज्यादा कर रहा है ये। इंडिया ने इस मामले में इंडिया ने रोड बनाया था, और उसके वक्त में जब रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा था, उस कंस्ट्रक्शन में बीच में जो आवागमन का साधन बनाया जा रहा था, उसमें बीच में आके चाइना ने उसको प्रॉब्लम कर दिया था क्रिएट। इस वजह से हुआ है ये स्टैंड ऑफ, ये बेसिक वजह मानी जाती है। ये सब चीजें हैं। मोरेटोरियम यानी कि क्या, प्रतिबंध है ना, मना कर देंगे, इसको हटा देंगे, मना कर देंगे। प्रतिबंध कितना अस्थायी, कोई टाइम नहीं है, अस्थाई प्रतिबंध कर देंगे। इसका डायरेक्ट लिटरल मीनिंग क्या होता है कि अस्थाई, पता नहीं कब तक अस्थाई प्रतिबंध लगा देंगे पेट्रोलिंग के ऊपर, यानी आप पेट्रोलिंग भी नहीं कर सकते हैं इफेक्टेड एरिया, जो अफेक्टेड एरिया है इस वजह से जहां स्टैंड ऑफ हुआ है ये। तो ये सारी चीजें क्या सही है, ये आपको पता होना चाहिए था। इसलिए आपको वो जब न्यूज़पेपर में आता है कि मीटिंग्स में क्या निकल के आया और किन हम लोगों ने किन शर्तों पर एक दूसरे से एग्री किया, वो भी पता होना जरूरी है। तो ये आप लोग को अगर अब कोई भी मिनिस्ट्रियल डायलॉग, जैसे सेंट्रल एशियन मिनिस्ट्रियल डायलॉग रिसेंटली हुआ है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एग्री करते हैं किसी पॉइंट पे, तो वो किस बेसिस पर एग्री किया है, किन किन शर्तों पर एग्री किया है। ऐसा नहीं कि आपको पता एक सिर्फ डायलॉग हुआ है उसमें हमने एग्रीमेंट किया है, क्या शर्तें हैं, बेसिस क्या है उस एग्रीमेंट का, ये पता होना बहुत जरूरी है। एफटीए की अगर हम बात करते हैं तो एफटीए किन शर्तों पर एग्री किया जा रहा है, अगर हम रेलोस की बात करते हैं या लेमुआ की बात करते हैं, क्या है, इनका टोटल नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट बिकम्स ऑल ऑफ दिस ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये सारी की सारी शर्तें जो है ये मानने के बाद ही इंडिया और चाइना जो स्टैंड ऑफ है वो सॉल्व हुआ था। पैसेज अब पूरा देख लिया हम लोगों ने। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस पैसेज से क्वेश्चंस हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। इस बार क्या है, इस बार रशिया यूक्रेन वाला स्टैंड ऑफ है, क्योंकि वही इंटरनेशनल पटल पर इतना तेज, मतलब इतने स्पीड में जा रहा है, इस प्रकार से काम कर रहा है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया चाइना चर्चा में है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, मतलब उस लेवल तक नहीं है कि हम लोग इसके बारे में बात कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार, या इंडिया कौन से पैक्ट में जा रहा है, तो इंडिया इस बार पैक्ट में, अगर ट्रीटी में कहीं जा रहा है या इस प्रकार की कई चीज कहीं जाकर सॉर्ट कर रहा है, बात कर रहा है, कोई साइन कर रहा है कहीं जाकर किसी भी प्रकार के डील के ऊपर, तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे एफटीए ब्रिटेन के साथ कर रहे हैं हम लोग, यूके के साथ कर रहे हैं, तो वो ध्यान में रखना है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ कर रहे हैं, वो ध्यान में रखना है। तो ये चीजें हमारे लिए जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट पैसेज क्या कहता है, अगला पैसेज भैया, एज सुन एज द कोरोना वायरस हिट द वर्ल्ड, यानी कि ये कोविड से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, कोरोना वायरस की बात कर रहा है। देख लेते हैं, शायद हो सकता है कोरोना वायरस की लाइन हो पहली और बाद में कुछ और बोल रहा हूं ना सर, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, ऐसे बोल देंगे। देख लेते हैं, सार्क की बात कर रहा है, यानी साउथ एशियन रीजन का भी कहीं ना कहीं हमें रेफरेंस मिलने वाला है, वो भी देख लेते हैं। सार्क क्या है क्या नहीं है, रेफरेंसेस वो पता होना जरूरी है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं, क्या उसके बारे में पूछा है क्या, देख लेते हैं। और क्या है, मीटिंग बोला है कि उनकी मीटिंग हुई है, वर्चुअल हुई होगी, ऑब्वियस सी बात है, मिल नहीं पाए होंगे एक दूसरे से, पैंडेमिक के बीच में हुई है, ठीक है। प्लस क्या पता वर्चुअल नहीं हुई हो, मार्च में हुई, तो क्या पता सामने सामने हुई है ना, मार्च 15 2020 में हुई है, तो हो सकता है। अब इन्होंने क्या बोला कि हम लोग हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्विन की बात कर रहे हैं, पैरासिटामोल की बात कर रहे हैं, पीपी की बात कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला हुआ है, मास्क के बारे में बात करी हुई है, वेंटिलेटर्स के बारे में बात करी है, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में बात करी हुई है। ये सब चीजें हम लोग देखते हैं, मैं ये सारे वर्ड यूज करता हूं, सिक्योरिटी की बात करी, कॉपरेशन की बात करी है। और अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है, यानी कि हमारे हेल्थ सेक्टर से सवाल पूछा गया है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, इसलिए पूछ लिया कि कौन है भैया। पहले हुआ करते डॉक्टर हर्षवर्धन, अब है श्री मनसुख मांडविया, ठीक है। तो रिसेंटली चेंज हुए थे, सो नाउ दैट इट्स अ करंट अफेयर्स पेपर, करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन है, आई मीन जो पेपर है वो करंट अफेयर्स का है, इसलिए आपको सवाल वैसे ही पूछे जाएंगे, है ना। तो मनसुख मांडविया अभी फिलहाल करंटली है, ठीक है। राजनाथ सिंह डिफेंस है ना, अश्विनी कुमार चौबे, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको नाम दे दिए हैं, ताकि आप इसमें इस पूरे जो डायलॉग हो रहा है यहाँ पर, जो आप देख रहे हैं कि भाई क्या कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर पेपर और आपके बीच में, उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। अगली चीज, व्हाट इज द अमाउंट दैट इंडिया हैज क्रिएटेड टू कंट्रीब्यूट। अच्छा, सार्क को कोविड-19 इमरजेंसी में कंट्रीब्यूट करने के लिए हम लोगों ने क्या प्रकार के अमाउंट चुनी थी, क्या कोई हम लोगों ने डील करी, क्या क्या, जैसे वैक्सीन मंत्री हम लोगों ने किया हुआ था, उसके अंडर हम लोग कई सारे देशों में वैक्सीन भिजवा रहे थे। अगर हम जानते हैं तो करीब 1.5 लाख के करीब वैक्सीन, 1 लाख के करीब वैक्सीन, ऐसे आंकड़े हम लोगों ने भिजवाया है जो 7 कंट्रीज में आती है, उन कंट्रीज को लेकर। तो इसके लिए भारत सरकार ने 10 मिलियन का 10 मिलियन यूएसडी रखा हुआ था, बोले थे कि 10 मिलियन यूएसडी जो है वो हम लोग दे देंगे इन लोगों के लिए अलग से। तो ये आंकड़ा डायरेक्ट नंबर्स आपको पता होने चाहिए। एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये थोड़ी वापस पूछा जाएगा अपने को, पर इसके लिए हमें को डायरेक्ट नंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे फिलीपाइंस के साथ में डील की जा रही है ब्रह्मोस की, तो नाउ यू नीड टू नो द एग्जैक्ट नंबर कि कितने पैसे देंगे वो हमें, ठीक है। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, है ना। तो बहुत इजी सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, तो इसमें आपको ये जानना जरूरी है, आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे पता होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर कोई मजा नहीं है ना इतना पढ़ाई करके अपना। नेक्स्ट थिंग,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वे द फर्स्ट टू रिसीव, अब सबसे पहले जहां मैंने जैसे 1 लाख 1.5 लाख की बात करी थी, तो अगर हम बात कर लेते हैं कि 1 लाख कहां गए, 1.5 लाख कहां गए, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हुआ यूं है कि शुरुआत में हम लोगों ने भूटान को और मालदीव्स को, इन दोनों देशों को हमारे तरफ से सामान भेजने की पूरी यहाँ पर, इवन हम लोगों ने तो यहाँ पर कई सारे और भी प्रोजेक्ट जो थे उनको सही तरीके से ट्रीट किया गया था हमारी साइड से कि हम लोग उनको ये मदद वगैरह है जो वो भिजवाएंगे, ठीक है। तो वैक्सीन मैत्री के तहत, ये काहे के तहत गया था, वैक्सीन मैत्री के तहत गया था, वैक्सीन मैत्री, ठीक है। भारत के पास जो जैसे भारत में इमरजेंसी यूज के लिए स्पुतनिक को भी अभी इमरजेंसी यूज की परमिशन मिल गई है, ठीक है। हमारे 1 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे कब हुए, या फिर 100 करोड़ कब पूरे हुए, क्या क्या चीजें हम लोग, कितने लोगों को वैक्सीन अभी तक डोसेज जो है वो दे चुके हैं, कितने डोसेज हमें एडमिनिस्टर करने वाले हम और करेंगे, या जरूरत कितनी पड़ेगी, ये सब चीजें इस बार वैक्सीन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। किसने कौन सा वैक्सीन बनाया, ये तो पिछले साल का पेपर में ही इंपॉर्टेंट बन चुका था, क्योंकि वैक्सीन जो है वो बन चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद में एक आध ही वैक्सीन है जो और डेवलपमेंट में हमें देखने को मिले हैं, उसके अलावा कोई ज्यादा खास चीजें है नहीं, ठीक है। तो भूटान और मालदीव्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यही देश है जहां पर, जैसे भूटान की कैपिटल है थिम्फू, ठीक है, और इसकी कैपिटल है माले। तो इन दोनों जगह पर हमने जहाज के तहत वैक्सीन भेजे, 1 लाख 1.5 लाख इतने वैक्सीन जो है हम लोगों ने भेजे, ताकि इन लोगों को हेल्प मिल सके और इन लोग जो है वो वैक्सीन से जो कमी है उसे डील करने में ये लोग खुद को सक्षम समझ सके। तो उस वक्त भारत खुद भी बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहा था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने अच्छी मदद दूसरे लोगों की करी है। दिस इज अ वेरी गुड जेस्चर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स हैज गवर्नमेंट इंडिया डिसाइडेड टू सप्लाई वैक्सीन, कौन सा इनिशिएटिव है कि वैक्सीन भेजेंगे हम लोग दूसरे लोगों को, सिंपल सी बात है, इनिशिएटिव का नाम है वैक्सीन, कहां गया, वैक्सीन मैत्री। तो दोस्ती क्यों दिया इधर का, क्या आप कंफ्यूज हो जाए, दोस्ती मैत्री रिश्ता, तो पर मैत्री है, जरूरी क्या है, मैत्री है, ये आपको भूलना नहीं है, वैक्सीन मैत्री, ठीक है। तो वैक्सीन मैत्री, ठीक है। और ऐसे ही जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है मैत्री नाम से, क्या होता है, किसके साथ होता है क्या नहीं है, तो आपको ये भी चीजें याद रखनी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये थाईलैंड के साथ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन मैत्री जो है उसके तहत हम लोगों ने लोगों को वैक्सीन भिजवाई थी दूसरे देशों को, तो वो वैक्सीन मैत्री के तहत भिजवाई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। 10 मिलियन सार्क को भी दिए थे हमने, $10 मिलियन, ठीक है। अगली चीज, कोवैक्सीन जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, जैसे हम जानते हैं कि कोविशील्ड को अलग से हम लोग जानते हैं कि एस्ट्राजेनेका का प्लस सीरम का ये एक उपयुक्त उपक्रम है, साथ में मिलकर उपक्रम उन्होंने किया हुआ है ताकि लोगों को वैक्सीन मिल सके, पूरी वैक्सीन उन तक पहुंचाई जा सके, ठीक है। पर वही सेम चीज अगर हम देखते हैं अभी इस वाले रेफरेंस में देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा किया गया है। कोवैक्सीन के लिए सवाल पूछे गए हैं, क्या वो आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने बनाया है, क्या वो आईसीएमआर सिर्फ आईसीएमआर बनाया है, क्या सिर्फ भारत बायोटेक ने, या सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम ने तो कोविशील्ड बना दी, किसके साथ, एस्ट्राजेनेका जो ब्रिटेन यूके से आता है उनके साथ में, ऑक्सफोर्ड वाले के साथ में। भारत बायोटेक अकेला उसने नहीं बनाई, आईसीएमआर अकेला नहीं बनाई, यानी कि बनाई किसने है, इन्होंने बनाई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और पार्टनरशिप किसके साथ किया इसने, भारत बायोटेक इंटरनेशनल, यानी कि इन दोनों ने मिलकर बनाई है कोवैक्सीन, जो भारत की अपनी इंडिजिनस वैक्सीन है, ठीक है। और इसी में अपने को काफी सारी हेल्प भी देखने को मिलती है। ये बड़ा अच्छा, अगला पैसेज पे हम लोग जंप कर चुके हैं, तो क्या है अगला पैसेज वो भी देख लेते हैं कि किससे रिलेट करता है, ठीक है। तो हमें ये पैसेज थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा हमें जैसे एनालाइज करते वैसे कर लेंगे। क्या है, रियली नथिंग न्यू, नॉट ऑलरेडी एंटिसिपेटेड इन डिस्ट्रेस प्लैनेट सिंस इमरजेंस ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, क्या क्या बारे में बात हो रही है, यहां तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस बारे में बात हो रही है। यहां देख लेते हैं, ह्यूमन हैविंग राइट्स, ओके, तो ह्यूमन और राइट्स की बात की जा रही है। रिसेंट यूएन मूवमेंट यानी यूनाइटेड नेशन की कोई मूवमेंट है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का कोई रेफरेंस है, देख लेते हैं। फेथ फॉर राइट्स, F4R कोई मूवमेंट है। अच्छा, F4R क्या मूवमेंट है, हम जानते हैं F4R के बारे में, तो F4R की भी हमें पूरा क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, कहां से आता है कहां नहीं, ह्यूमन राइट्स कहां हम लोग दिए जाते हैं, क्या है। कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के बारे में, यानी कि ये पूरा पैसेज कौन सा है, रबार्ट प्लान ऑफ एक्शन 2012, ठीक है। अगली चीज क्या है, दूसरी क्या है, कोल्ड वॉर के बारे में कुछ यहाँ पर रेफरेंस है, 9/11 का रेफरेंस है, ठीक है। और यहां पर ओवरऑल वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की बात की जा रही है, या वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात की जा रही है, या वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर एक देश की बात नहीं हम लोग यहां पर कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन की, हॉस्टिलिटी की और वायलेंस की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या प्रकार से पूछे गए हैं। कहते हैं कि पहला ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन कब आता है, ठीक है, पहला ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन कब आता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन पहला ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन कब एडॉप्ट करता है अपने खुद के लिए, कोई ना कोई सेटिंग तो हो रही होगी, ठीक है। 217वां कुछ है उनका वो रेजोल्यूशन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब खैर ये अपने रेफरेंस का सवाल है नहीं, मुझे ये खैर पुराना कुछ याद आ गया। हाँ, तो दिसंबर 10 1945 में हुआ था, क्या ये सितंबर 10 1945 में हुआ था, वापस दिसंबर 10 1948 में, तो ये 1948 में हुआ था, ये तो कंफर्म है। अब ये भी कंफर्म होना चाहिए कि क्या ये सितंबर 10 को हुआ था या फिर दिसंबर 10 को हुआ था, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं कि क्यों ये 10 दिसंबर को होता है, इसके आसपास कभी हम ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं क्या, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं कि नहीं है ना। तो दिसंबर 10 जो है
1948 को ये हम लोगों ने अडॉप्ट किया था या ये जाहिर किया गया था उनके द्वारा। द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज, ये क्या है? हम लोग जानते हैं कि ऐसी कोई भी बॉडी हो, ऐसा कोई भी आर्म हो जो यूएन के अंडर सर्व करता हो, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा हुआ है कि यूनिसेफ है, यूनेस्को है, ये सब लोग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है भैया, ठीक है। क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो बड़ा बेसिक सवाल था, बहुत फ्री में आपको ये एक मार्क दिया जा रहा था यहाँ पर, ठीक है, मतलब जो भी एक क्वेश्चन दिया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ह्यूमन राइट्स का, जिसको हम यूडीएचआरबी के नाम से भी जानते हैं, है ना, द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। मतलब हर व्यक्ति के अपने जो बेसिक राइट्स है, कौन से प्रकार के? इकोनॉमिक मतलब मैं कितना पैसा कमाता हूं, क्या सामाजिक विषमता का शिकार हूं, क्या मुझे और आगे जाने के लिए कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कई सारी चीजें। सोशल यानी कि मैं सामाजिक तौर पर एक अच्छी डिग्निटी वाली लाइफ तो जी रहा हूं ना, इन चीजों को देखने के लिए। कल्चरल मतलब कि मेरा कल्चर, मेरी जो जाति प्रजाति जो भी है, जहां से मैं आता हूं उठकर, आई डू नॉट हैव टू फॉरगेट माई रूट्स। ये मुझे फॉरगेट करवाया भी नहीं जाए, है ना, मुझे करना नहीं है तो मुझे करवाना भी नहीं जाना चाहिए। पॉलिटिकल राइट्स, कई सारी चीजें हैं, इनको अडॉप्ट किया गया था और इसको कलेक्टिवली क्या नाम दिया गया था ये पूछ रहे हैं। क्या इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है? क्या इसको इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स बोला जाता है? क्या इसको इंटरनेशनल चार्टर बोला जाता है? या फिर इंटरनेशनल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इतना ही बोला जाता है? तो ये मैन एंड द सिटीजन ऐसा बोला जाता है, या फिर इंटरनेशनल चार्टर। मतलब यहाँ कंफ्यूजन जो है वो दो चीजों में इनमें हो सकता है, अगर सेम ऑप्शन है इसलिए। अदरवाइज तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई अलग से कंफ्यूजन इसमें होना चाहिए, है ना, कि भाई ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, इसमें तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसा चीज मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको ऐसा होता है कि अच्छा ये इस मामले में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको ये सोचने वाली बात हो जाएगी कि इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। अब अगली चीज है कि इन्होंने हमें कलेक्टिवली एक चीज पूछी कि इसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ये कह रहे हैं कि आपको ये टोटली याद होना ही चाहिए, कंपलसरी है कि आपको ये याद रहे, ठीक है। तो अब हम लोग बोलते हैं कि तो इसी को हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से, किस नाम से जाना जाएगा। इसके लिए क्योंकि ये का बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी छपा था, है ना, ये यूडीएचआर जो है ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी छपा था, ये 500 के करीब करीब लैंग्वेजेस में छपा था, ताकि सब लोगों को अपने राइट्स के बारे में आगाह किया जा सके, ठीक है। तो इसी को हम लोग इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कोई एक कंट्री के लिए लागू नहीं होगा, ये दुनिया भर में इंटरनेशनली ये बिल अक्लेम्ड होगा, प्रोक्लेम्ड होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेथ फॉर राइट्स, यानी कि F4R जो भी आया था, कि F4R क्या है, क्यों लाया गया है, कि एक क्रॉस डिसिप्लिनरी रिफ्लेक्शन है किस चीज का? डीप एंड म्यूचुअली एनरिचिंग कनेक्शंस बिटवीन रिलीजन, यानी कि धर्मों के बीच में और ह्यूमन राइट्स के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बना रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कमिटमेंट्स, यानी कि F4R ने कुछ कमिटमेंट्स करी थी जो कि हमें याद रखनी है या ध्यान में रखनी है। ऐसी कौन सी कमिटमेंट है जो F4R ने नहीं करी है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कमिटमेंट है वो इनके से हमें ढूंढ के निकालना कि फेथ फॉर राइट्स में से कौन सी कमिटमेंट हमें नहीं दी जा रही है। प्रिवेंट द यूज ऑफ द नोशन ऑफ द स्टेट रिलीजन, यानी कि एक रिलीजन एक स्टेट के पीछे चुप चल के लग जाएगा, ये नोशन जो है इसको हटाना पड़ेगा, और ताकि हम डिस्क्रिमिनेशन को हटा सके कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, समाज का छोटा तबका हो, बड़ा तबका हो, एक सिंगल व्यक्ति हो या फिर 10 हो, फर्क नहीं पड़ता। रिविजिट करेंगे रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस को, यानी पहले जो इंटरप्रिटेशंस निकाल कर लाए हैं हम कि इसका मतलब ये निकलता है, उसका मतलब वो निकलता है, क्या अब ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में कोई अलग मतलब निकलता है? क्या अभी की सोच के हिसाब से हम कुछ और सोच सकते हैं उसको लेकर? क्या उन्होंने ये कहना चाहा होगा? ये ऐसे इंटरप्रिटेशन हम वापस विजिट करेंगे और परपिट्यूएट जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि जेंडर को हम लोग एक समान लेवल पर लाने की बात करते हैं, क्योंकि हम इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात करते हैं। और हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स, जैसे कि लड़का है तो रो नहीं सकता, लड़की है तो गाड़ी नहीं चला सकती, या लड़की है तो कोई लड़ने वाले काम नहीं कर सकते, और अगर लड़का है तो फिर जैसे हम लोग ने चूड़ियों वाले को स्टीरियोटाइप कर दिया। चूड़ियां एक ऐसी नॉर्मल सी चीज जैसे घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी क्या क्योंकि मैनलीनेस की तरफ इशारा करती है? नहीं करती है ना, बट
जैसे घड़ी है या चूड़िया है, तो चूड़िया क्या किसी औरतों की तरफ इशारा करती नहीं करती। चूड़िया एक ऑर्नामेंट है, एक गहना है जो कोई भी पहन सकता है, लेकिन हमने उसको स्टीरियोटाइपिकल करके इतना स्टीरियोटाइप कर दिया है कि पहले वो पहनते तो औरतें ही है, वो तो नॉर्मल है, ठीक है चलो, लेकिन वो पहनने के तौर पर किसी का जजमेंट किया जा सकता है कि वो औरत है कि नहीं है, या वो औरतों के तरीके बिहेव कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको चूड़िया पहन रखे, इस प्रकार का स्टीरियोटाइपिंग हम लोगों ने कर लिया। और ये सोसाइटी में डीप रूटेड है, ऐसा नहीं कि ऊपरी ऊपरी हम चाहे तो हटा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो रिफाइंड द क्यूरिकुलम्स, ओके, यानी कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभ्यासक्रम में, जो आप जैसे बच्चे पढ़ते हैं उनके अभ्यासक्रम में बदलाव लाया जाए, टीचिंग में हमारे जैसे टीचर्स को बताकर टीचिंग में, मेथोडोलॉजी में बदलाव लाया जाए, मटेरियल्स में हमारे जो रेफरेंस बुक्स हैं उनमें बदलाव लाया जाए, या बदलाव क्या लाया जाए, उनको ज्यादा कंक्लूसिव या इंक्लूसिव दोनों ही तरीके से उनको सुधारा जाए, और इसी के साथ में टेक्स्ट बुक को अच्छा बनाकर रेक्टिफाई किया जाए, रेक्टिफाई मतलब दुरुस्ती की जाए, ठीक है। हार्मफुल स्टीरियोटाइप, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल मैं मानता हूं, ठीक है। अगर आप F4R पढ़कर भी गए हुए हैं, उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। क्यों परेशान कर सकता है? क्योंकि ये इस वर्ड की वजह से, डॉगमेटिज्म जो है वो जनरली कोई इस वर्ड को नहीं पढ़ता है, तो इसलिए समझ नहीं पाता है। डॉगमेटिज्म जो है ये एक वर्ड ऐसा कहता है कि समाज के या धर्म के ऐसे कुछ राइट्स या धर्म के ऐसे कुछ रूल्स जिनको लगा दिया है और इनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो सिर्फ वैसे है और आपको उनका पालन करना पड़ेगा। तो डॉगमेटिज्म को क्या प्रमोट करेंगे? प्रमोट करेंगे हम रिलीजियस डॉगमा? नहीं करेंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या नहीं किया गया है, तो ये नहीं किया गया है। हम डॉगमेटिज्म को प्रमोट क्यों करेंगे? यानी कि हम इस, अगर हम ह्यूमन राइट्स की इतनी बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग इस चीज को प्रमोट करेंगे? किस चीज को? कि जाओ भाई, धर्म से कुछ रूल्स आएंगे जिनको आपको लागू रहेंगे और जिनको आपको फॉलो करना ही करना है, ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे लिए गलत, मतलब ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है, क्योंकि ये लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो गलत है। इन इंडिया, भारत में कौन सी स्टैट्यूटरी, यहाँ खुद ही इन्होंने बोल दिया कि ये स्टैट्यूटरी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, या फिर रेगुलेटरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन नहीं थी, यानी कि ये किसी एक्ट से आई है, ठीक है, या किसी ऑर्डिनेंस से आई है। तो यस, इसको 1993 में एक ऑर्डिनेंस निकाला गया था, बाद में इसको एक्ट बना दिया गया और ये एक्ट बन गया और फिर एक बॉडी बनाई गई इसके तहत नेशनल लेवल के लिए। यही बॉडी स्टेट लेवल पर भी होती है, ठीक है। और इसको नेशनल लेवल पर हम लोग किस नाम से जानते हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल नाम से, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नाम से जानते हैं। ये हमारा कमीशन है ना, NHRC, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो हम जानते हैं और इसको याद रखना भी आपको जरूरी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अरुण साहब इसके चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, एग्जीक्यूटिव है, तो इनको आप जानते हैं। इस प्रकार की सारी जो बॉडी के रिलेटेड चीजें हैं ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये इंडिया का अपना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जहां पर आप ह्यूमन राइट्स के खिलाफ अगर आपके साथ कोई भी ज्यादती हो रही है तो आप कंप्लेन करने के लिए जा सकते हैं। कई सारे मामलों में खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इंटरवीन करता है और कई सारे मामलों में खुद संज्ञान लेते हुए देखता है कि क्या किसी को किसी नॉर्मल जीवन व्यतीत करने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगली चीज, यूनेस्को किस बारे में बात कर रहा है? जो एजुकेशनल, सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, जो आर्म है, वो क्या बोलता है कि भैया क्लीन गंगा के मिशन में कोई कमेंट करी है, उन्होंने एक हाइब्रिड इवेंट चलाया है, ये भी हम ठीक है चलो देख लेते हैं। वर्ल्ड वाटर डे के बारे में है, वर्ल्ड वाटर डे कब आता है ये भी हमें पता है। कई सारी चीजें ऐसे हमें पता होने जरूरी है कि वर्ल्ड वाटर डे कब आता है, क्या क्या चीजें हैं, ना, इनकी थीम क्या है, ये थोड़ा पता होना जरूरी है हमें, ठीक है, बेसिक, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है। इवेंट इंक्लूडेड फैसिलिटेटिंग द विनर्स ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन अवेयरनेस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। स्कूल चिल्ड्रन को दिया जा रहा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये भी हम जानते हैं। इस साल दिल्ली ने उसके बारे में क्या स्टेप लिया है, ठीक है, यमुना के बारे में क्या स्टेप लिया है, ये भी हम जानते हैं। यूनाइटेड स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन यूएसओ, ओके, वाटर डाइजेस्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर ओवरऑल ये बात की जा रही है कि H2O वाटर वाइज प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग प्रोग्राम चलाए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए था कि इसकी थीम क्या थी, ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और किस मामले में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए थी, जरूरी थी हमारे लिए ये जानना, ठीक है। जान लेते हैं क्या है भैया वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है मार्च 22 को, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन से एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, जैसे कई सारी चीजें हैं जो बेसिक है। अगर हम बायोस्फीयर वगैरह की बात कर लेते हैं तो कई बहुत एनवायरमेंट के मामले में आपको इस प्रकार की चीजें पूछे जाना बहुत वाजिब है, मतलब पूछ सकते हैं। अब हम देख रहे हैं ना, क्योंकि पूछ रहे हैं, एनवायरमेंट उनका फेवरेट टॉपिक बन चुका है। अगला बहुत प्रॉपर था, आपको अगर नहीं पता तो आप सीधे जवाब गलत करके आना है, आपको इतना ही सिंपल था, ठीक है। द थीम ऑफ द वाटर डे 2021, मतलब कि वाटर डे 2021 की 2021 की थीम क्या थी या क्या है, या इसके बारे में पूछा जा रहा है। क्या थीम थी भैया? सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोगों ने देखा
कि वाटर डे सेलिब्रेशन में बहुत बड़ा यहाँ पर हाइब्रिड, क्योंकि यूनेस्को भी इसमें इन्वॉल्व था, भारत की मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व थी, या क्लीन गंगा मिशन भी इन्वॉल्व था, तो ये बड़ा मुद्दा ऑब्वियसली बन रहा है। तो थीम था वैल्यूइंग वाटर, यानी कि वाटर का वैल्यू करना, ये बच्चों को सिखाना कि किस प्रकार से उन्हें वाटर की वैल्यू करनी चाहिए। इस मामले में हम लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यूइंग वाटर इसका थीम बन चुका था। अगली चीज क्या है, अगले क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने कैंपेन लॉन्च करी। ऑब्वियसली पीएम इन्वॉल्व है, इंपॉर्टेंट चीज है। एक कैंपेन लॉन्च करी। कौन सी कैंपेन लॉन्च करी? जल शक्ति अभियान प्यूरिफाई द रिवर्स, या फिर जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जल शक्ति अभियान नो मोर वाटर वॉर्स, जल शक्ति अभियान बिकम वाटर वाइज। इनमें से कौन सा ऐसा एक अभियान है जो उन्होंने लॉन्च किया खुद अपने, उन्होंने उस कैंपेन को लॉन्च किया? तो कौन सा है? तो ये था कैच द रेन। ठीक है, कैच द रेन एक प्रोग्राम है जिसमें आप वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, है ना, कौन सा वाटर? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा डिटेल में या डेप्थ में बात करते हैं। ठीक है, सब्सिडाइज भी करते हैं उन प्रोजेक्ट्स को, सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है भैया, बाकायदा सब्सिडी मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और इसी के साथ में हमें ये पता है कि जब हम थीम्स की बात करते हैं तो 2022 में क्या थीम है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए ना, कि हम इस बार क्या थीम रखने वाले हैं ना। तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये वाला थीम है। जैसे ये पहला वाला है, इसमें ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल। कई जगह पर हम जानते हैं कि भारत में ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चली गई है, कई जगह पर बिहार जैसे एरियाज में तो ये नौबत आ गई है कि हैंडपंप्स में से पानी आना बंद हो गया है। सो दैट नाउ वी हैव ड्रेन्ड ऑल द ग्राउंड वाटर, तो नाउ वी नीड टू सी इट अगेन। जैसे ये भारत की कंडीशन पता है, ये दुनिया भर में कई जगह पर देखने को मिलती है। इसकी वजह से हमें इसके ऊपर ध्यान देना थोड़ा जरूरी है। अगली चीज क्या है? नेशनल वाटर मिशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें से अच्छा, नेशनल वाटर मिशन का क्या गोल नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा गोल है जो नेशनल वाटर मिशन सब नहीं करता है, या वो अचीव करने के लिए इसको नहीं बनाया गया है? ठीक है, तो वो हमें जानना है और वो हमारे लिए जरूरी भी है। ये बोलता है कि भैया क्या क्या इनमें से हम करेंगे, जैसे वाटर एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए था, क्योंकि ये सारे रिलेटेबल है। तो हम यहाँ पर डेटा वगैरह का कोई जो है उसमें कोई संबंध नहीं है, डेटाबेस को पब्लिक डोमेन में लाना नहीं चाहते थे, और जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसके बारे में भी ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वाटर मिशन में बात कर रहे थे कि पब्लिक डोमेन में लाएंगे तो जरूर, ठीक है, पर उसका जो वाटर रिसोर्स पे परिणाम हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का उल्टा हो गया कि क्लाइमेट चेंज का वाटर रिसोर्सेज पे क्या परिणाम हो रहा है, ये नहीं कि वाटर रिसोर्सेज का क्लाइमेट चेंज के क्या परिणाम हो रहा है। ठीक है, तो यहां कौन मैटर करता है ये भी जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं था, नॉट ओ गोल है हमारे लिए, क्योंकि ना ये इसका गोल नहीं है, ऐसा पूछा जा रहा है। 2019 में जल शक्ति मिनिस्ट्री को बनाया गया था मर्ज करके। किसको बनाया गया था? कि किसको? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजर और मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब दो मिनिस्ट्रीज को अगर मिला के बना जा रहा है, या कोई डिपार्टमेंट और भी उसमें ऐड किए जा रहे हैं, तो कौन से है, किस किस को उसमें ऐड किया जा रहा है, उसको पूछा गया है कि क्या इसमें वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन, इनको ऐड किया गया। पोर्ट शिपिंग ये तो हो ही नहीं सकता है, एलिमिनेशन हो गया। वाटर कंजर्वेशन, गंगा रिजुविनेशन हो सकता है, इनलैंड वाटरवेज नहीं हो सकता है। यानी गंगा रिजुविनेशन हमें लगता है कॉमन है, इसलिए गंगा रिजुविनेशन उसमें होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। हम लोग ठीक है, चलो भाई ऐसा लग रहा है मुझे कि होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें गंगा रिजुविनेशन हमें इसमें दिख रहा है। वाटर रिसोर्सेज तो होना ही चाहिए, और रिवर डेवलपमेंट भी होना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड से ही आप सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, कि वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ में हमें वाटर रिसोर्सेज के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, और ऐसी मिनिस्ट्री एग्जिस्ट करती थी, इसलिए ए इसका सही जवाब है कि वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन की तरफ भी हम लोग देख रहे हैं। और फिर हम लोगों ने जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई है, जिसके अंडर हम कई सारे चीजों में इन्वॉल्व करते हैं खुद को। भारत एज अ देश, भारत अपने आप में अंदर जो कर रहा है उसमें इन्वॉल्व करता है गंगा के रिजुविनेशन के लिए, है ना। तो गंगा का पुनरुत्थान करने की बात जो है बड़े सालों से हम लोग करते आ रहे हैं, उसके लिए अलग से मिनिस्ट्री भी हम लोगों ने बनाई हुई थी, जो अब मर्ज करके जल शक्ति मिनिस्ट्री हम लोगों ने बना दी है। एक डिपार्टमेंट के तरीके वो काम करेगा, अलग से अपने लिए फंड्स इकट्ठा करेगा। अब वापस आते हैं, क्या बोला जा रहा है, रेफरेंस क्या है? ड्यूरिंग दिस विजिट, यानी कि पीएम मोदी की विजिट्स में से एक विजिट है बांग्लादेश की, जिसको उठाया जा रहा है और बोल रहा है कि क्या हम लोग क्या 50 साल हो गए इंडिपेंडेंस। सही बात है भैया, उनके 50 साल हुए इंडिपेंडेंस के, उनके 50 साल हुए। विजय दिवस भी हमने देखा ना कि 50 साल हुए, विजय दिवस मनाया हम लोगों ने। कि विजय दिवस क्या, उनके यहाँ भी विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 दिसंबर की बात हम लोग कर रहे थे। 50 ईयर हुए हैं इंडिपेंडेंस के, किसके? बांग्लादेश के। तो उन्होंने बोला कि मैं जेल में गया हुआ था, वगैरह वगैरह चीजें हैं, पाकिस्तान वहां एट्रोसिटीज कर रहा था। आप जानते होंगे कि पहले वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, क्योंकि वो ईस्ट साइड में पड़ता है, जो यहाँ पड़ता है ऑलरेडी, जहाँ जो पोजीशन है पाकिस्तान का, यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता है, और जो ईस्ट साइड आता था यानी कि बांग्लादेश है, अब वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। अगली चीज इन्होंने क्या बोला हुआ है कि मुझे सोने नहीं देती थी वो तस्वीरें वगैरह, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। मतलब यहां पर ओवरऑल बांग्लादेश का रेफरेंस है। अब एक और चीज, बंगबंधु यानी कि वहां के पहले प्रेसिडेंट रहे और फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर रहे शेख मुजीबुर रहमान, या फिर मुजीबुर जिनका नाम है, या फिर
जिनको मुजीबुर रहमान या बंग बंधु भी बोला जाता है, उनको कॉन्फर्ड अपॉन, उनको अवार्ड दिया गया, उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज इस बार हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा तो। गांधी पीस प्राइज किसको इस बार का किसको मिला है? प्रथम को मिला है। प्रथम क्या है? एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाला एक एनजीओ है, दिल्ली बेस्ड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। कहाँ है ये? दिल्ली बेस्ड है। इस पुरस्कार का स्वरूप भी हमने देखा था कि 1 करोड़ रुपए है। ये सब चीजें हम जानते हैं भाई लोग, अगर आपको याद हो, ठीक है। देखते हैं आगे हमें इसके बारे में क्या सवाल पूछा। गांधी पीस प्राइज किसको दिया जाता है? नॉन कॉपरेशन अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस, ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन विलेजेस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस। इनमें से किस चीज के लिए गांधी पीस प्राइज दिया जाता है? ठीक है, तो हमें यह पता होना बड़ा जरूरी है कि किस चीज के लिए गांधी पीस प्राइज जो है वो दिया जाता है। अब एक जनरल सी बहुत बेसिक लॉजिक हम लोग इसमें ले लेते हैं, ठीक है, कि गांधी पीस प्राइज इस बार जिसको मिला है वो भी एक एनजीओ है, ठीक है। तो एक एनजीओ को क्यों दिया गया, क्या क्या चीजें थी इसमें, क्या क्या रिलेशन था इनका, ये हम जानना जरूरी है, ठीक है। नॉन वायलेंस सबसे बड़ा जरूरी है, क्योंकि नाम जो इस व्यक्ति का है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये नॉन वायलेंस के थ्रू अगर कोई चेंजेस लाता है तो उनको हम लोग अवार्ड कन्फर करते हैं। गांधी पीस प्राइज वाज अवार्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 90, मतलब इसका मतलब 1995 में 1995 में सबसे पहली बार ये अवार्ड किसको दिया गया था, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। किसको दिया गया था, तो देख लेते हैं किन किन को। तो इसमें से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो पहला तो आपको पता ही होना चाहिए कि गांधी प्राइज पहला किसको दिया गया है, ठीक है। तो डॉक्टर जूलियस गे नेरियर जो नाम है इनका, ये टांजानिया से आते हैं। टांजानिया क्यों फेमस है भैया? किलीमांजारो के लिए फेमस है ना, उनका सबसे टॉप किलीमांजारो, वहां का सबसे अफ्रीका का टॉप मोस्ट माउंटेन है ना किलीमांजारो, उसके लिए फेमस है, ठीक है। तो हम लोग ये बेसिक चीजें तो हमें पता होना जरूरी है। किलीमांजारो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये। टांजानिया कहाँ पड़ता है भैया? ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। इस बार भी रेफरेंस में कई सारी कंट्रीज हैं, है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुर्किना फासो क्यों रेफरेंस में है, बुर्किना फासो में मिलिट्री कू हुआ है, क्या है, म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ है, जानते रहना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस वाज अवार्डेड, इस बार मतलब इन्होंने पूछा कि 2014 में, अब ये थोड़ा बहुत ऑफ द बीट सवाल था कि क्या आप 1995 से लेकर 2021 तक के सारे गांधी पीस प्राइज याद करोगे या नहीं, ठीक है। पर रिलेशन में थे तो आप क्या किसी ने पढ़ा हुआ है तो दिस पीपल, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ चाहिए था कि इस सवाल का जवाब कोई दे ही नहीं सके, पर कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि जिनका जवाब कोई नहीं दे सकता है, जवाब नहीं दे सकता। अब तो मैंने ढूंढ लिया है तो मैं तो आपको जवाब बताऊंगा, ये ऑब्वियस सी बात है, बड़ा कॉमन सी चीज है कि हम बताएंगे ही। तो ये इसरो को मिला था 2014 में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया था। गांधी पीस प्राइज जो है वो दिया गया था किसको? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको जानना आपके लिए जरूरी था और याद भी रहेगा तो अच्छी बात है। अगला, शेख मुजीबुर रहमान पहले, बांग्लादेश के सबसे पहले, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पहले जब वहां गए तब वहां कुछ देर के लिए प्रेसिडेंट रहे, और फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1971 से लेकर 1975 तक प्राइम मिनिस्टर भी रहे, ठीक है। तो यहां आपको प्राइम मिनिस्टर का ऑप्शन है, पर वो पहले जाते ही पहले प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद बने थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और फिर उनका एसेसिनेशन हो जाता है, उनको मार दिया जाता है 1975 में। तो ये दो ऑप्शंस हमारे लिए यहां पर बनते हैं ऑप्शंस के तौर पर, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि अगस्त 15 1975 को उनका एसेसिनेशन हुआ था, तो वो डेट भी हमें याद रखना जरूरी है हमारे लिए। ये बताना पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है, उनका एसेसिनेशन इस दिन हुआ था, इसलिए ये उनकी डेथ की तारीख है। तो ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए। बहुत जगह आपने देखा कि पिन पॉइंटेड फैक्ट्स पूछे गए हैं, तो अगर कोई टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके पिन पॉइंटेड फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज डू नॉट सॉल्व सच क्वेश्चंस, डू नॉट अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस, डू नॉट। नेगेटिव मार्किंग में अपने मार्क्स जाए, ये बहुत बुरा तरीका है अपने मार्क्स को गंवाने का, है ना। आइदर वे यू कैन गो फॉर एलिमिनेशन मेथड, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आप एलिमिनेशन मेथड से कुछ ना कुछ सॉल्व कर ही लो, जरूरी थोड़ी कि आप सॉल्व कर ही लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है भैया? डिफरेंट ट्रेड रूट्स। ओके, ट्रेड रूट्स के बारे में बात की जा रही है, ट्रेड रूट्स है, और क्या है? कनेक्टिविटी दी जा रही है। कहाँ के ट्रेड रूट्स हैं, कौन से हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। क्या है? एक्सरसाइज, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, हाँ ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। मैरीटाइम की बात की जा रही है, प्लस हम लोग कनेक्टिविटी, वापस वही कनेक्टिविटी, यानी कि कोई ऐसी बात की जा रही है, जैसे इस बार नॉर्थ स्ट्रीम की बात की जा रही है, जहां से हम पाइपलाइन डाल पाएंगे, तापी की बात की जा रही है। ऐसा क्या है इस पैसेज में जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं? एक्सचेंजेस ओवर द सेंचुरीज, शिफ्ट ऑफ द फुलक्रम ऑफ, फुलक्रम पता ना आपको, फुलक्रम ग्लोबल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके ठीक है, एशिया, यानी कि हाँ ग्लोबल लेवल की बात हो रही है, सिर्फ हमारी नहीं है। ओवरसीज पोर्ट इन्वेस्टमेंट इन चाबहार, ओके, यहाँ चाबहार बंदर की या चाबहार पोर्ट की बंदरगाह की बात की जा रही है। तो चाबहार के ऊपर क्या सवाल बन सकते हैं? उन्होंने पूछा चाबहार डे, ठीक है, चाबहार डे मनाया गया था, ये तो बहुत कॉमन था कि चाबहार डे मनाया गया था। तो चाबहार जब हम डेवलप करने की सोची, जब इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने, तीनों देशों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर करने का सोचा, ग्वादर पोर्ट को जवाब देने के लिए, जो पाकिस्तान में चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो तब हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग एक चाबहार जो पोर्ट है उसको डेवलप करेंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी बंदरगाह का जो फायदा है वो मिल सके, है ना। तो ये जियोपॉलिटिक्स है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक मैरीटाइम इंडिया नाम की समिट कराई थी। ये हुई थी 2 मार्च से 4 मार्च तक
तो इस समिट में हम जानते हैं कि 4 मार्च जो था तो आखिरी दिन था इस समिट का, ये वर्चुअली हुई थी खैर, ठीक है। तो इस समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 4 मार्च को अनाउंस किया था कि हम लोग चाबहार डे के तौर पर मनाएंगे, पोर्ट चाबहार को डेवलप करेंगे इसलिए चाबहार डे के तौर पर मनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, Which of the following is correct about the चाबहार पोर्ट? क्या करेक्ट है भैया? लोकेटेड साउथ ईस्ट ऑफ, यस। नीचे अगर ये वर्ल्ड मैप है, आप समझते हैं कि ईरान की पोजीशन को समझते हैं, अगर समझ लीजिए ईरान की पोजीशन है तो साउथ ईस्ट कहाँ होगा? साउथ माने कि नीचे होगा और ईस्ट माने कि यहाँ होगा। तो यहाँ पर, क्योंकि ईस्टर्न साइड पर बैठे, यहाँ पर जो चाबहार पोर्ट है और यहीं से हम लोग सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे यहाँ अगर अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इस प्रकार के जो भी पोजिशन हैं तो वहीं साउथ ईस्ट, ईरान के साउथ ईस्ट में आता है, ओमान सी में पड़ता है। मरीन बॉर्डर है मोर देन 300 किलोमीटर की उसके पास, यस है, बिल्कुल है। और चाबहार पोर्ट में और ग्वादर पोर्ट में काफी ज्यादा डिस्टेंस है भी नहीं, है ना। बोथ ए एंड बी, और तो बिल्कुल बोथ ए एंड बी दोनों है, सही है। ये इसके मरीन बॉर्डर 300 किलोमीटर की है इसकी, और ये ओमान से में आता है, साउथ ईस्ट में है ईरान के, तो ये दोनों सही है। तो इसलिए ऑप्शन बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट टू चाबहार पोर्ट और इसके इंपैक्ट क्या है, क्या इंपैक्ट होंगे, क्या क्या हमें मिलेगा, क्या क्या हम छोड़ देंगे, क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्या देखना पड़ेगा, ये भी हमें हमारे लिए जरूरी हो जाता है, तो हम जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है ना। तो ये क्या है, किस किस के मामले में बात की जा रही है, क्या क्या देखने को मिलेगा, देख लेते हैं एक बार क्या है। इट इज अ ट्रांजिट हब टू सपोर्ट लैंडलॉक कंट्रीज, यस, ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि सेंट्रल एशिया में लैंडलॉक जो कंट्रीज हमको सपोर्ट मिलेगा, कौन सा ट्रांजिट, यानी कि समुद्री मार्ग का। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ, ये तो बिल्कुल आईएनएसटीसी में तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये हम लोग काउंटर करने के लिए सीपीईसी को या फिर वो ओबीआर को काउंटर करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट हमारे लिए चलाना बहुत जरूरी है। इट विल ऑप्टिमाइज द लॉजिस्टिक कॉस्ट बाय ब्रिंगिंग द एफिशिएंसी, यस एफिशिएंसी आई, क्योंकि भैया अगर वो पोर्ट डेवलप हो जाता है तो बीच में जो पोर्ट का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। आप दो अलग अलग पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ रिलायबल एंड सेफ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यस, तो ऑल ऑफ द वो, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन सही है, बहुत सब्जेक्टिव भी हुए तो भी ऑप्शन सही है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस बड़े सब्जेक्टिव है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, और वो सही भी है। चाबहार पोर्ट क्या है? रिजल्ट है ट्राइलेटरल, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है। ये बड़ा आसान सा सवाल था कि किस किसके बीच में है, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। ईरान, ये लोग आपस में क्यों करेंगे, कोई सेंस नहीं है, ये लोग वापस आपस में नहीं करेंगे। कतार तो इसमें आने का सवाल नहीं, पाकिस्तान आने का सवाल नहीं। तो ये बड़ा ही आसान सा सवाल था, 1 मार्क फोकट में आया है आपको कि कौन से देश अपने संबंधों से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ईरान इराक क्या ही को आपस में पैक्ट करेंगे भैया, उनका जाति दुश्मनी से पैक्ट कहाँ ही करेंगे। कतर और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान कतर क्यों आपस में आएगा, पाकिस्तान चाहता नहीं है कि हम चाबहार डेवलप करें, ठीक है। तो ये सब चीजें तो बड़ा ही कॉमन सेंस के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। विच इज द स्पेशल पर्पस व्हीकल, क्या है ऐसा नया, और एक कंपनी है जो हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, कि जो हम लोग लाए हैं पर्टिकुलरली इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक प्रोग्राम होता है, एक तरीका होता है जिससे आप एक पर्टिकुलर कंपनी को लॉन्च करें या पर्टिकुलर कोई ऐसा प्रॉपर सच में व्हीकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट और मैनेजमेंट को देखने के लिए आया है सामने। तो ये कौन है, या चाबहार को देखने के लिए जो बना है, शहीद बेहेश्ती पोर्ट ऑफ चाबहार को बनाने के लिए, तो कौन हम लोग ऐसा व्हीकल लेकर आए हैं? तो हम लोग एक नई कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, जो पर्टिकुलरली इसको देखेगी, ऑटोमेटिकली इसके थ्रू देखेगी, इसका मैनेजमेंट और डेवलपमेंट सब कुछ देखेगी। चाबहार पोर्ट का ये लेकर आए हैं, ये आपको पता होना था, डायरेक्टली टू द पॉइंट पता होना था, इसमें आप तुक्केबाजी नहीं कर सकते, एलिमिनेशन मेथड भी यूज नहीं कर सकते हैं, टू द पॉइंट पिन पॉइंटेड फैक्ट है, आपको पता होनी चाहिए। अगली चीज, ओके, सोकार की बात कही जा रही है। सोकार क्या है? ओके, रामसर साइट है, खुद ही इन्होंने बोल दिया कि रामसर साइट है, तो इसके ऊपर सवाल आना बन नहीं सकता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी है, कहाँ, लद्दाख में है, ठीक है। चलो अगली क्या चीज़ है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड साइंस क्या है? एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री प्रकाश जावड़ेकर शेयर्ड इस इन्फॉर्मेशन, उन्होंने बताया कि एक नई साइट है जो वेटलैंड साइट में ऐड की जा रही है ना। वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, क्या है मतलब यहाँ पर जनरली वाटर बॉडीज, वाटरशेड मैनेजमेंट और वेटलैंड के बारे में बात हो रही है। रामसर साइट्स को लेकर बात करी है, रामसर कन्वेंशन को लेकर बात करी है, पर क्या सवाल उससे रिलेटेड आए हैं, कैसे आए हैं, देख लेते हैं। यहां तक हमें समझ में आ गया। जैसे इस साल भी अभी यूपी में रिसेंटली 2 नई रामसर साइट्स को ऐड कर दिया गया है, वेटलैंड साइट्स को, तो टोटल नंबर है जो है वेटलैंड साइट का वो 49 हो गया है, ये भी हम जानते हैं। तो क्या पता शायद इस बार भी हमें इसके बारे में सवाल देखने को मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है। यहाँ कौन सा फ्लोरा और फौना है, फौना कौन सा है, ठीक है, फ्लोरा कौन सा है, यानी कि कौन सी प्लांट स्पीशीज है, कौन से एनिमल स्पीशीज है, मैंग्रोव्स क्या है, कितने स्पीशीज पाए जाते हैं, ये सब भी बात इस पैसेज में करी गई है, पर उससे रिलेवेंट से सवाल नहीं पूछे होंगे, ऑब्वियसली उसके इर्द गिर्द घूमने वाले सवाल पूछे होंगे। देख लेते हैं क्या है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, हम लोग को इसका मतलब भारत की रामसर साइट को जानना जरूरी है, हमें पता होनी चाहिए कि इसमें से कौन सी साइट है जो रामसर साइट में नहीं आती है, ठीक है। तो अब जैसे ब्रैकिश वाटर लेक है, साल्ट वाटर लेक है, फ्रेश वाटर, क्या कौन से प्रकार के लेक्स होते हैं, कौन सी कहां पर कौन सी साइट इन्वॉल्व होती है, ये सब हमें पता होना जरूरी है। तो पहले इसमें आपको क्लियर पता है कि डल लेक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है और वो एक रामसर साइट नहीं है, क्योंकि वहां पर मैंग्रोव्स जो है वो नहीं देखने को मिलते, तो एक वेटलैंड साइट हो ही नहीं सकती है, ठीक है। क्योंकि तो ये हमें एक जनरल एक
अपीयरेंस से भी पता चल जाता है, तो वो नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा साल्ट वाटर लेक कौन सा है, सबसे बड़ा वो फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, ये भी हमें पता होना चाहिए होता है। तो इन जनरली वैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये भी पता होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि इस बार बड़ा उत्सव के तरीके इसको मनाया जा रहा था कि हमारे पास में नई वेटलैंड साइट्स ऐड हुई है, इस बार भी ऐड हुई है। पर क्या ये गलती कंसोर्शियम करेगा कि वो सेम पैसेजेस 2 बार पूछ ले? अगर पूछ लेता है वो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें पढ़ के रखना है और पढ़कर जाना है, ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम जानते हैं कि भाई 2 फरवरी को या 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, क्योंकि दुनिया की भी सबसे बड़ी जो वेटलैंड साइट है वो भी भारत में आती है, तो वो भी तो हमें जानना जरूरी है ना। तो द थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 क्या थी? वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 की थीम, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है ना। क्या है कि थीम क्या रखी गई है? थीम क्योंकि जानना जरूरी है, डे मना रहे तो थीम भी तो होना चाहिए ना उसका कुछ। तो इन्होंने थीम रखा हुआ था कि वेटलैंड और वाटर, बेसिक सा थीम था पढ़ाई कि वेटलैंड्स एंड वाटर दोनों के ऊपर हम काम करेंगे। ये 2021 का थीम था, 2022 में भी मनाया गया है 2 फरवरी को। तो इस बार क्या थीम रखा है, ये भी हमारे, क्योंकि अगर सवाल पूछ लेता हमारे लिए तो जानना जरूरी हो जाएगा ना। तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर की बात की जा रही है, ठीक है। इस बार का 2022 का थीम है ये। अगली चीज, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन, सबसे हमारे पास सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट दुनिया का मैंग्रोव जो है वो कहाँ इंडिया में पड़ता है? तो हमें पता है क्योंकि फ्लोरिडा नहीं है, गोदावरी कृष्णा नहीं है, पिछवाड़ा नहीं है, सब बेसिक पहली क्लास के बच्चे का सवाल है कि सुंदरबन है ना, सुंदरबन डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के यहाँ पर पड़ता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आगे एक्सटेंड होता है, जिसको हम लोग सुंदरबंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट? ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021, यस यानी 2 फरवरी, a part of commitment towards the conservation, restoration and management of India's wetlands, establishment of a center was announced by the name of, एक नया सेंटर बनाया जा रहा है जो पर्टिकुलरली इसमें ध्यान देगा, ठीक है। जो सुंदरबंस है ना, तो सुंदरबंस को भी जो सुंदरी ट्रीज है वहां पर वो ज्यादा होते हैं, इस वजह से उसका नाम सुंदरबंस रखा गया है। इसी के साथ में जो डेल्टा है वो तो हम जानते हैं कि कौन सा डेल्टा है वहां पर, ठीक है। प्लस एक और चीज है कि इन जनरल क्या होता है कि स्पीशीज कितनी मिल रही है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंग्रोव्स की प्रॉपर स्पीशीज अगर हम देखते हैं तो 24 मैंग्रोव की स्पीशीज मिलती है। कितनी? 24, इसमें 24 मैंग्रोव की स्पीशीज देखने को हमें मिलती है ना। अब कौन सी बॉडी है, क्या हम लोगों ने सेंटर नया अनाउंस किया है, कहां बनेगा ये सेंटर, क्या है, अभी कोई डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी प्रॉपर इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन कहां ये सेंटर बनेगा ये तो नहीं पता, पर कौन सा सेंटर है, तो हम लोग एक प्रॉपर वेटलैंड कंजर्वेशन के ऊपर, एक मैनेजमेंट के ऊपर एक सेंटर बनाना चाहते हैं, जिसकी कामकाज जो है, जिसका जो कार्य है वो शुरू हो गया है। जब हमें इसके बारे में डिटेल में डेटा मिलेगा तो हम और देखेंगे। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि इस बार का पेपर जो था 2021 का, वो कंपैरेटिवली मीडियम, इजी टू मीडियम के रेंज में जा रहा था। 2020 का जो पेपर था वो डिफिकल्ट टू लिटिल एक्स्ट्रा डिफिकल्ट या फिर मीडियम टू डिफिकल्ट के रेंज में जा रहा था। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन तो करती रहनी पड़ेगी, और प्रिपरेशन हमारा सही जा रहा है, वी आर ऑन द राइट रूट। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कतें आती हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम थी, ये रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें हमें और डिटेल में एनालाइज करना चाहिए या और भी देखना चाहिए। इसके पहले के जो स्टैटिक जीके के बेसिस पर एग्जाम पेपर्स आते थे वो बहुत ज़्यादा आपके लिए रिलेवेंट साबित नहीं होंगे, प्रासंगिक साबित नहीं होंगे। अदरवाइज हम उन्हें भी कवर करेंगे ताकि आपको एक बेटर फील आए कि मैंने ये तो कर रखा है एटलीस्ट, है ना। तो आपको मेरे साइड से तो यू विल गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू नीड। अदरवाइज इफ यू वांट एनीथिंग एक्स्ट्रा यू कैन लेट मी नो कि सर हमें ये चाहिए, ये प्लीज करवाइए, तो वी विल लुक इनटू इट ऑब्वियसली, ठीक है। आई एम हियर फॉर यू गाइज, आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड, यू कैन रीच मी आउट एनी टाइम यू वांट, एनी टाइम यू नीड, राइट। सो टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।